अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ जिसमें मैं आगा खान एग्ज़ामिनेशन बोर्ड जो है उसके पास पेपर जो से वो सॉल्व करवाऊँगा। तो सबसे पहला पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं गो कि ये 2012 से स्टार्ट होते हैं मेरे पास जो से हैं, लेकिन मैं 2017 का पास पेपर जो है ना आपको पहले करवाऊँगा। इसमें पेपर 1 जो सा है वो होता है MCQs क्वेश्चन, 35 मिनट होते हैं और 25 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो इस तरह से 2017 में जब पेपर हुआ था वो मैं आपको परफॉर्म जो है वो करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से कर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें 2017 के पेपर में वो है जी, टोटल नंबर ऑफ़ बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर। ये जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ड्राइव्ड और एक होती है बेस। बेस जो सी उसको बेसिक भी कहते हैं, फंडामेंटल भी कहते हैं। इसलिए जहाँ पे बेसिक, बेस या फंडामेंटल कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो उसका मतलब होता है कि वो बेस क्वांटिटी है। तो जो तो हमारे पास जो टोटल बेस क्वांटिटीज़ हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, वो 7 है। जो हमने यानी कि यहाँ पे पढ़ी हैं अपने कोर्स में वो 7 है। ठीक है, तो इसका जवाब जो सही बनता था वो 7 वाला बनता था, सी ऑप्शन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो सा, द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन कैन बी रिटन एज। अब जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो ये पावर ऑफ 10 में लिख देते होते हैं। अब ये जो सा 1 2 3 0 है ना, ये हम 10 की पावर 3 बना देंगे। तो हमारे पास जो सा ये आ जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 10 की पावर 3 जो सा है ये हमने अलग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 3 0 थे। तो ये 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर मतलब जिसमें से कोई मेटल की वायर हो जो कि बारीक होती है आमतौर पे, वो इसमें से किसके साथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़िज़िकल बैलेंस से नहीं मेजर होती, ना ये सिलेंडर से मेजर होती है, ये स्क्रू गेज से मेजर होती है। जो सबसे छोटी चीज़ होती है, कम से कम रीडिंग जिससे आती है वो इससे आती है। तो स्क्रू गेज वाली ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन इसकी ठीक है। ठीक है जी। और ये जो सा है ये मीटर रॉड बनाया हुआ है। ठीक है, तो मीटर रॉड भी जो सा है उससे मेजर तो कर सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू इससे एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए एक्यूरेट वैल्यू जो सी वो इससे आती है। चौथा क्वेश्चन है, ए बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली इट्स मोशन विल बी। जब भी किसी चीज़ को आप ऊपर से नीचे फेंकेंगे, जिस तरह से ये मेरे पास पेंसिल है, मिसाल तौर पर ये देखें मैं पेंसिल को फेंकता हूँ नीचे तो ये बिल्कुल सीधी जाती है, ऊपर से बिल्कुल नीचे सीधी आती है। तो जो बिल्कुल सीधी आती है तो वो लीनियर होती है। तो ये रैंडम नहीं हो सकती, जिगजैग मूवमेंट नहीं होती इसकी, और ना ही पीरियोडिक होती है ना ही वाइब्रेटरी, बल्कि लीनियर होती है, एक लाइन में मूव करके नीचे आती है ड्यू टू ग्रेविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी के लिहाज से अब बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज़, गलत है। फोर्स भी स्केलर नहीं है, वेलोसिटी भी स्केलर नहीं है, दोनों जो सी हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो ये बी ऑप्शन जो सी है इसकी ठीक बनती है, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज़। तीसरी ऑप्शन जो सी है वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी स्केलर, ये भी गलत हो गया। फोर्स स्केलर है और ये वेलोसिटी जो सी वेक्टर है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन इसकी ठीक है कि दोनों जो सी हैं वो क्या हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन छठा आता है, द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। ग्रेडियंट, जब आप एक ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे आप डिस्टेंस ले लेते हैं, तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो सीधी लाइन होती है ऐसे, वो आपकी ग्रेडियंट कहलाती है। उस लाइन को क्या कहते हैं, उसको स्पीड कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। इसलिए डिस्टेंस ओवर टाइम ग्राफ में जो सी लाइन होगी वो स्पीड कहलाएगी। और अगर यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे उसने वो दे देता वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, तो वो स्पीड की बजाय फिर एक्सेलरेशन बन जाना था। ठीक है। उसके बाद आता है जी सातवें में कहता है, बॉडी इज़ टेकन टू द सरफेस ऑफ द मून। एक बॉडी को वो मून पे ले जाते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ द बॉडी विल चेंज।
कौन सी चेंज होती है। अब देखें मैथ के बारे में आपने पढ़ा है, कांस्टेंट क्वांटिटी चेंज नहीं होती। लेंथ उस वक्त चेंज होती है जब इसको हीट दी जाए या कूलिंग की जाए इसको। इसी तरह से डेंसिटी जो सी होती है ये भी चेंज नहीं होती, ठीक है। ये भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे। लेकिन जो सा वेट है जब इसको हाइट पे ले जाएंगे किसी भी जगह पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वजह से ये कम होता जाता है। तो ये वेट वो क्वांटिटी है जो कि मून पे लेके जाएंगे तो ये कम हो जाएगी। 8वां है जी, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ डबल्ड देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट विल बी। फोर्स और एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आपने कहाँ पढ़ा है? जब आपने पढ़ा F इज़ इक्वल टू एम ए, दूसरी इक्वेशन जो सा दूसरा लॉ था उसमें पढ़ा था। तो जब F इज़ इक्वल टू एम ए लिखते हैं हम, ठीक है, तो आप जब मैस को कांस्टेंट कर देते हैं या आप सिर्फ फोर्स और एक्सेलरेशन का लेते हैं जो सा कंपैरिजन है, तो मैस को आप छोड़ देते हैं तो ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अगर फोर्स जो सी है उसको बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, फोर्स कम करेंगे तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम वो कहता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ डबल, अगर यहाँ पे 2F लिख देंगे हम, यानी कि डबल कर दिया इसको, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो सा है वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो सा है वो भी बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो फोर्स बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा, इसका मतलब फोर्स डबल कर देंगे तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो सी है वो ठीक है। उसके बाद है जी, 2 इक्वल बट अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए बॉडी वुड फॉर्म ए। अब देखें ये आपने पढ़ा हुआ है कपल में कि जब एक स्टीयरिंग लेते हैं तो दोनों हाथ स्टीयरिंग पे होते हैं आपके, एक इधर होता है एक इधर होता है। ये हाथ ऊपर मूव करता है, ये हाथ नीचे मूव करता है तो दोनों की इक्वल फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन सेंटर की वजह से ये टार्क प्रोड्यूस करेंगे। दो टार्क जो से अपोजिट डायरेक्शन में हों तो मिलके कपल प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसकी ऑप्शन कपल ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस जब डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लगेगी बॉडी पे तो वो क्या बनाएगी? कपल बनाएगी। उसके बाद आता है जी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स इज़ कॉल्ड टार्क। अब देखें ये डेफिनेशन है असल में टार्क की, इसका मतलब डेफिनेशन अगर आपको आती है तो ये आपके ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाना था MCQ। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, ठीक है, ऑफ द फोर्स इज़ कॉल्ड टार्क। उसके बाद आता है ये पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन है कि जहाँ पे सारे का सारा वेट जो सा है उस एक पॉइंट के ऊपर आ जाता है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं बना के भी आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह से मैं ये बनाता हूँ। जो सा आपका है मीटर रॉड, इसको मैंने वेज के ऊपर बैलेंस कर दिया तो इस वक्त इस सारे मीटर रॉड का वेट जो सा है ना वो यहाँ पे आके एक जैसा हो जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाती है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सी सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर ये 9.8 या 10 लेते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये कम होती जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कि मून के ऊपर ये 1.6 टाइम्स जो सी है 6 टाइम्स कम हो जाती है, 1.6 मीटर पर सेकेंड के रह जाती है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मून बाय द अर्थ, ठीक है जी। जो मून रिवॉल्व कर रहा है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से मिलती है, ठीक है, या कहाँ से वो हासिल करता है, या जो मून है उसको कहाँ से मिलती है, या दोनों मिल के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से मूव करते हैं, तो वो कौन सा है? अर्थ है। अर्थ के गिर्द मूव करता है। और अगर यहाँ पे मून की बजाय अर्थ आ जाता है रिवॉल्व अराउंड द मून सन, तो फिर यहाँ पे सन की ऑप्शन ठीक हो जानी थी। यानी जिस चीज़ के गिर्द जो चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है उसके लिहाज से ग्रेविटेशनल फील्ड जो सी है उसको वो लेके रिवॉल्व करती है और वो मूव कर रही होती है। उसके बाद 14 MCQs आता है कि एस्ट्रोनॉट्स है अटेन ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। जितना यानी कि रेडियस है ना अर्थ का उतना वो ऊपर चला गया, इसका मतलब 2r हो जाएगा। देन हिज वेट रिलेटेड टू द अर्थ सरफेस विल बिकम, ठीक है। तो 2 गुना जो ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब है कि वो r² होता है फार्मूले के लिहाज से, तो वो जो आपकी फोर्स होगी, ठीक है, वो कितना टाइम कम हो जाएगी? वेट जो सा हिज वेट रिलेटेड टू द अर्थ विल बिकम 1/4 रह जाएगा वो, ठीक है। वेट कितना कम हो जाएगा? 1/4 रह जाएगा ये।
मतलब ये कि ये जो सा फार्मूला होता है G m1m2/r², इसमें से G भी कांस्टेंट है, m1 m2 को भी हमने जो सा है कांस्टेंट ले लेना है, क्योंकि ये सिर्फ वेट और रेडियस के साथ कंपैरिजन कर रहा है। अब वेट जो सा होता है वो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg होता है। इसका मतलब अगर फोर्स हम निकाल लेंगे तो हमें हमारे पास वो वेट आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर 2r होल का स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि रेडियस को 2r होल का स्क्वायर कर देते हैं ये इस तरह, तो जब इसको करेंगे तो ये 1/4r² हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम जो सी फोर्स है आपकी वो कम हो जाएगी अगर आपका डबल रेडियस हो जाएगा। एक तो रेडियस हो गया ना जो कि अर्थ का सरफेस तक का है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो जो से आपका 4 टाइम जो सी है वो कम हो जाएगी। दी काइनेटिक एनर्जी, अच्छा अगर यहाँ पे 3 रेडियस कर देता, ठीक है, एक तो रेडियस अर्थ का है, एक रेडियस और ऊपर चला गया तो 2 हो गया ना। अगर 2 रेडियस ऊपर चला जाता तो फिर यहाँ पे 3 हो जाना था, वो 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाना था, तो 9 टाइम्स कम हो जानी थी फोर्स। उसके बाद है जी, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 200 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज 10,000 जूल दैन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। अब इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे और वेलोसिटी निकाल देंगे। वो किस तरह लगाना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखें, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है कि काइनेटिक एनर्जी अगर 1/2 mv² होता है फार्मूला, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 10,000 दी हुई है, 1/2 वैसे लिख दिया, m जो सा है वो 200 किलोग्राम है और v² जो सा आपने निकालना है। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 200 इधर मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड हो गया, 2 0 से कट गए और 2 से कट गया और 100 रह गया v², दोनों तरफ का अंडर रूट ले लें तो 10 मीटर पर सेकेंड जो सा आपके पास से कि जो सा वेलोसिटी आ गई इसकी। अब उसके बाद आ जाए 16 पे, इफ़ द वर्टिकल हाइट ऑफ अ स्टेयर इज़ 5 मीटर, द स्टूडेंट ऑफ मैथ 51 किलोग्राम रन्स अप द स्टेयर्स इन 10 सेकेंड, वो 10 सेकेंड में ऊपर पहुंच जाता है। कहता है देन द पावर एक्सर्टेड बाय द स्टूडेंट विल बी, तो जी की वैल्यू उससे 10 दी हुई है। अब पावर के लिए इसको देख के फार्मूला लगाएं कि उसने क्या क्या दिया हुआ है। इसने देखे हाइट दी हुई है, इसने यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, इसमें जी दिया हुआ है, इसका मतलब हम mgh/t लगा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने आपको करके दिखाया है। यहाँ पे देखें पावर जो सा होता है W/S होता है असल में, यानी कि वर्क ओवर टाइम। वर्क का फार्मूला Fs होता है, लेकिन जब हाइट की बात आ जाए तो ये मैंने आपको ऊपर करके दिखाया था कि F = W = mg होता है। इसका मतलब F की जगह पे mg लगा सकते हैं, तो ये मैंने F की जगह पे mg लगा दिया और S की जगह पे हाइट लगा दिया। M की जगह पे 51 आ गया, G की जगह पे 10 आ गया, H की जगह पे 5 आ गया और T यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो सा है ये 10 सेकंड में पहुँचता है, 10 से 10 कट जाएगा, 51 × 5 255 वॉट जो सा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद 17, इफ़ 25 न्यूटन फोर्स इज़ अप्लाइड टू ड्रैग ए टेबल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑन द टेबल विल बी। अब देखिए वर्क जो सा होता है वो W = Fs होता है, ये अभी मैं ऊपर लिख के हटा हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है वो हम देखेंगे। यहाँ पे उसने W दिया हुआ है, ठीक है, और डिस्टेंस जो सा है वो 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब W ज़रूरी नहीं है, ये फोर्स, बल्कि फोर्स दी हुई है, W नहीं, फोर्स दी हुई है। इसका मतलब इस फोर्स को आप इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास सिंपल जवाब आ जाएगा। यानी 25 को आप मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ तो आपके पास 125 जो सा है वो जवाब आ जाएगा। किस में आएगा? जॉल में। तो आपकी जो सी सही ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगी डी, ठीक है जी। तो उसके बाद अगला सवाल 18 है, इफ़ अ पर्सन exerts force which causes a car to move forward then this is an example of work done। देखें जिस तरफ को वो फोर्स लगा रहा है उसी तरफ को कार मूव कर रही है, तो जो फोर्स लगाने से कार मूव करती है तो डिस्टेंस कवर होता है, तो W = Fs फार्मूला लिखा हुआ है, F और S जो सा W होता है, तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा। उसके बाद 19, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब देखो ये बाकी सारी जो सी गलत हैं, आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं हो सकती, हैव कांस्टेंट मोमेंटम नहीं होता, हैव सेम वेलोसिटी ड्यूरिंग कोलिजन, ये भी गलत है। लेकिन जो से ये सही है, आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, हम हमेशा वो मोशन में होती है। ये हो गया आपका 19। उसके बाद 20 पे आ जाए, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट रीस्टोर्स इट्स लेंथ, शेप और वॉल्यूम आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड। अब ये देख लें, ये भी डेफिनेशन है, ये इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है
कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर यानी लेंथ के ऊपर किसी चीज़ की या शेप या वॉल्यूम के ऊपर जब आप कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, यानी जो उसको चेंज करते हैं उस शक्ल, जैसा हीट है वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर ख़त्म कर देंगे हीट तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, तो वो वापस जो अपनी जगह पे आ जाती है वो किस वजह से होती है? वो इलास्टिसिटी। अगर वो अपनी जगह पे वापस नहीं आती, वो बल्कि चेंज ही रही है और अपनी जगह वापस नहीं, इसका मतलब उसने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी है। वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गई, वो इलास्टिसिटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो वापस अपनी जगह पे आ गई जिस तरह उसने लिखा है ये, तो वो क्या होगा? इलास्टिसिटी होगी। The quantity that determines the average kinetic energy of the molecules of a substance is known as। अब ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है, यानी कि आप देखें जो एवरेज किनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की किसी भी सब्सटेंस में, वो जो क्वांटिटी होती है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर में भी यही होता है, लेकिन हीट में नहीं ये होता। ठीक है, हीट में एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र होकर जाती है। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन भी हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की भी डिफरेंट है। लेकिन टेम्परेचर की डेफिनेशन जो सी उसमें एवरेज किनेटिक एनर्जी जो सी होती है वो आती है, जो सी है वो मॉलिक्यूल की सब्सटेंस की जो सी है उसको टेम्परेचर कहते हैं। द एस्केप ऑफ हाई किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इज़ नोन एज। जहाँ पे भी विदाउट हीटिंग का लफ्ज़ आ जाएगा वो पक्की बात है कि वो इवेपोरेशन होगा, ये याद रखना। इसको इवेपोरेशन का टॉपिक बहुत पसंद है पेपर वाले को। इवेपोरेशन की लाजमी तौर पे एक जो सी ऑब्जेक्टिव ज़रूर देता है। ठीक है, तो जहाँ पे आ जाएगा कि जो से मालिकुल ख़ुद ब खुद निकलते हैं, आप हीट दे के नहीं निकालते। ठीक है, बल्कि जो इर्द गिर्द का टेम्परेचर है या उसके लिहाज से प्रेशर के लिहाज से होते हैं, तो वो इवेपोरेशन होता है। 23 में देखें, ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। कहता है कि एक टेबल दिया गया, डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ इक्वल मैसेज विद देयर वैल्यूज़ ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज़ गिवन टू ऑल, सारों को एक जैसी हीट देनी, दैन विच सब्सटेंस विल शो द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज जो है वो किस में होगा? जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे कम होगी वो बड़ी जल्दी से टेम्परेचर को राइज करेगी। जिस तरह से सैंड है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको जो प्रैक्टिकल आइस क्यूब का किया था उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि वो जल्दी से ठंडी हो जाए आइस क्यूब की वजह से और टेम्परेचर जल्दी से नीचे गिर जाए। ठीक है, जो और फिर जब गर्म करते हैं जल्दी से गर्म हो जाए, टेम्परेचर तेज़ी से राइज करती है ताकि जल्दी हमारा प्रैक्टिकल हो जाए। यहाँ पे जो सारे दिए हुए हैं इसमें सबसे कम कार्बन की है 121 जूल किलोग्राम केल्विन, तो ये जो सी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद 24 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स एक्सेप्ट ऑन दी। अब किसके ऊपर नहीं करता? सरफेस एरिया पे भी ये करता है, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। कलर ऑफ द टेक्सचर, जस्ट अगर ब्लैक ऐसे कलर यूज़ कर ले रहे हैं जो कि इमिट करता है एनर्जी, तो उसमें भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। लेकिन प्रेशर एट दी सरफेस जो है ना, ये इसके अंदर नहीं आता, इसका प्रेशर के ऊपर नहीं आता, ये डिपेंड नहीं करता। तो ये इसके जो सही ऑप्शन बनती है वो प्रेशर एट द सरफेस आ जाएगा। 25 है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन एक्सेप्ट द यूज़ ऑफ। यानी कि कन्वेक्शन जो सी है वो सबके ज़रिए से ट्रांसफ़र हो जाती है, किसके ज़रिए से नहीं होती? फ़ैन टू ड्राई ऑफ स्वेट, यानी पसीना जो सा खुश करने के लिए चलाते हैं पंखा। हॉट एयर टू फ्लाई ऑफ ग्लाइडर्स, हॉट एयर जो सा उसकी वजह से ये वो भी कन्वेक्शन की वजह से होती है। गैस हीटर्स टू हीट अप रूम्स, ये रेडिएशन की वजह से होता है। ठीक है, और कन्वेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व होती है क्योंकि ये सारी की सारी हवा को ऐसा ऐसा कन्वेक्शन से गर्म करता है। हीटिंग पैड्स टू रिलैक्स मसल्स, अब ये जो सी ऑप्शन है हीटिंग पैड्स टू रिलैक्स मसल्स, इसके ज़रिए से कन्वेक्शन नहीं होती क्योंकि ये सॉलिड होता है मटेरियल। ठीक है, और इसमें कंडक्शन होगी। ठीक है, जिसकी वजह से रिलैक्स को मसल किया जाता है, जो सा ना मसल्स को रिलैक्स किया जाता है। ये आपका MCQs पेपर था जिसमें 25 MCQs थे, वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो इस तरह से एक वीडियो में मैं आपको MCQs पेपर सॉल्व करवाया करूँगा और एक वीडियो में आपको इसी का जो सा है वो दूसरा पेपर सॉल्व करवाया करूँगा, पेपर 2 जो सा है वो जो सा है वो आपका 40 नंबर का होता था उस वक़्त, तो ये 25 नंबर का टोटल 65 मार्क्स का पेपर होता था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने सारे करवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।